देखिए आपका जो शुरू किया गया था आईपीसी में सिद्धांत चल रहा था। देखिए आपका सिद्धांत जो हम पढ़ा रहे थे आपका, फिर एक बार उसी को शुरुआत किया जाए। अभी आपका एक सिद्धांत इसके बाद और बचेगा, आपका वैधानिकता का सिद्धांत। लेकिन जो कल चल रहा था अभी आधे पर ही रुका था, उसको पूरा कर दिया जाए। और मेंस में भी आपका क्वेश्चन ये बनता है, मेंस में भी। और प्री में हमें लगता है कि हर एक राज्य ये क्वेश्चन बनाया है, और हर एक राज्य में ये क्वेश्चन बना है, यूपीजे से लेकर एपीओ। भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। आपका जो अगला सिद्धांत क्रिमिनल मामलों का है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत। या इसी को अगर दे दे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, वो भी सही है। कठोर दे वो भी सही है। या अगला दे देगा ऐसे अपराध जिसमें इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। या ऐसे अपराध, या दे देगा आपराधिक मनः स्थिति के अपवाद, तब भी वही बातें लिखनी है। या ऐसे अपराध जिसमें दुराशय या आशय एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तभी यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना जो मैं बताऊंगा। तो फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं। कल बताए भी थे कि आपका सामान्य नियम ये है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी लायबिल या दायी ठहराया जा सकता है जब वह कोई आपराधिक कार्य किया हो और उस कार्य को करने का उसका इरादा हो। इंग्लिश में एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिट रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति का इरादा, इरादा मतलब दुराशय, दुराशय मतलब आशय, आशय मतलब आपराधिक मनः स्थिति, यानी कि मेंस रिया, उस कार्य को करने का न हो। ये सामान्य नियम है। लेकिन ये विधि का, यानी कि इसके बाद आप लिखेंगे अर्थात अपराध के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है। एक एक्टसरिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंसरिया यानी कि दुराशय। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल एक तस्दीया के आधार पर ही व्यक्ति को दंडित किया जाता है, मेंसरिया पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया, भले उसका आशय हो या आशय न हो, फिर भी उसे उस अपराध के लिए क्या किया जाता है, दंडनीय। याद रखिएगा, आशय की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें कि आशय की अनुपस्थिति के बावजूद भी, आशय के न होने के बावजूद भी, या आशय के अभाव में भी व्यक्ति सजा का हकदार होगा। ये जितने अपराध होंगे, इन्हीं अपराधों को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अपराध, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपराध या दुराशय के अपवाद कहते हैं। इस इन्हीं को कहते हैं। तो इंग्लैंड में ऐसे 3 अपराध हैं, जबकि भारत में 5 अपराध हैं। तो भाई पहले तो क्रम याद रखिए। एक बार जी में इंग्लैंड में पूछा गया है कि कौन अपवाद नहीं है इंग्लैंड में, और भारत में तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि किस अपराध के लिए आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो जो 3 बताया जाएगा इंग्लैंड में, और 5 कितने बताए जाएंगे भारत में। तो इंग्लैंड में जो 3 अपराध हैं
वह पहले देख लिया जाए। पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। एक सेकंड भाई, सही है ना? ठीक है भाई, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, न्यायालय की अवमानना। दूसरा आपका क्रिमिनल लाइबिल, यानी कि आपराधिक अपलेख। बैठिए भाई। दूसरा आपराधिक अपलेख हो गया। और तीसरा पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि लोक उपताप या लोक अपदूषण। तो इंग्लैंड से भी भारत में आपका प्री में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध इंग्लैंड में कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं, या दूसरा मॉडल, इंग्लैंड में किन अपराधों के लिए आशय का होना आवश्यक नहीं है। अगर ये तीनों अपराध दे, उपर्युक्त सभी दे, तो उपर्युक्त सभी मारिए। तीनों याद करके जाइएगा प्री के लिए कौन कौन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपका क्रिमिनल लाइबिल है। बंद कर दीजिए वो। अरे वो नहीं निकालिए, वो स्विच ऊपर वाला प्लग निकालिए। वो बंद करिए, वो निकालिए स्विच। देखिए, आपका तीन अपराध हैं। इन तीनों को चूंकि भारत में भी मान्यता प्राप्त है, तो भारत में हम डिटेल में बता रहे हैं। भारत में ऐसे 5 अपराध हैं जिनमें की आशय का होना आवश्यक नहीं है। और इसी में से आपका क्वेश्चन बनता है। मॉडल पहले बना लिया जाए कि निम्नलिखित में से इस अपराध के लिए आशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। दे देगा अपहरण, दे देगा डकैती, दे देगा फिर आपका दुविवाह या बहुपत्नीकरण दे देगा, और फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऐसे ही मॉडल देगा। अब आपको मॉडल के अनुसार पकड़ना है, और 5 जो मैं अपराध बताऊंगा उसी में से छांटना है कि क्या ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इन पांचों में से मिलता है कि नहीं। तो बाईगेमी मिलता है, बहुपत्नीकरण मिलता है, तो इसमें इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति क्या होगा, दंड का भागी। तो 5 अपराध हैं भारत में। पांचों को देखिए। सबसे पहले किडनैपिंग हम देखते हैं, एबडक्शन नहीं। फिर याद रखें कौन से अपराध हैं, किडनैपिंग। अब जब भी पांचों पढ़िए तो आपका कर्तव्य है कि पांचों के बारे में आप थोड़ा 5-5 लाइन इतना जानिए कि मेंस में अगर आ जाए तो कम से कम 5-5 लाइन आप उनके बारे में दिमाग में क्या करिए, बैठाए रहिए। किडनैपिंग, हिंदी में इसे व्यापहरण कहा जाता है। किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ भी आप जानते रहिए। किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बाल चौर्य। बाल चौर्य मतलब बालकों की चोरी। सामान्य अर्थ हम बता रहे हैं, जैसे कन्फेशन का हमने बताया, निकाह का इसके पहले बताया, तलाक का बताया। उसी प्रकार किडनैपिंग का, नहीं, आपका किडनैपिंग का या व्यापहरण का सामान्य अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बाल चौर्य। तो आपका सेक्शन वाइज देखना है। सेक्शन वाइज ये देखना है कि किडनैपिंग 2 प्रकार का होता है। अब आईपीसी का सेक्शन उठाना है, तो सेक्शन 359 में ये बताया गया है कि व्यापहरण 2 प्रकार का होता है। एक भारत में से व्यापहरण, और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की, यानी कि गार्जियन की संरक्षकता, यानी कि गार्जियनशिप से संरक्षण। तो पहला कहाँ से किडनैपिंग हो सकती है, भारत से। और दूसरा किडनैपिंग कहाँ से, विधिपूर्ण संरक्षण की संरक्षकता से। तो किडनैपिंग के कितने प्रकार।
अब जिसके जिसके दो प्रकार होते हैं कम से कम कोरिलेट कर लेना है। बताइए एनसीआर कितने प्रतियों में लिखी जाती हैं? 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? एक एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइड। भाई साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक मौखिक और दूसरा दस्तावेज कितने प्रकार के? 2। आपका एक कह सकते हैं कि प्राइवेट और दूसरा लोक। अब दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के? 2। एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। भाई सतर्क रहे, जहां जहां दो हैं एक बार फिर आपको याद कर लेना चाहिए ताकि गलती न हो। फिर हम बता रहे हैं आपका वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 9 धारावाज भी पढ़ा दिया जाए क्योंकि भाई शॉर्टकट में नहीं, ताकि गलत न हो। आ चुका है ये 2-3 बार क्वेश्चन। वचन कितने प्रकार के? प्रामी वादा। तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 9 के तहत वचन दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस यानी कि कब बताया गया था एविडेंस में, या तो मुख से बोलकर या क्या करके लिख के, और दूसरा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट का मतलब आचरण, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन। तो धारा 20 बताइए तुरंत एक बार कि जो धारा 20 में रेफरी की नियुक्ति की जाएगी वह एक्सप्रेस की जाएगी कि इम्प्लाइड? कल ही बताया गया था परसों, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड नहीं काम करेगा, आचरण के आधार पर वो काम नहीं करेगा। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट में तो हो ही गया। इसके बाद आपका जो पढ़ना है आपका कह सकते हैं कि एविडेंस में फिर अभी आपका बैक होना है, और एविडेंस में ही आपका डॉक्यूमेंट पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितने प्रकारों में बांटता है। तो 2 प्रकार मारिएगा। सेक्शन वाइज भी हम चल रहे हैं। 74 में आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज, सार्वजनिक दस्तावेज, और 75 एविडेंस की धारा में प्राइवेट। ये याद रखना है। फिर आपका ये पूछ सकता है कि दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, एक प्राइमरी एविडेंस और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ परिभाषित है? 62 में। और सेकेंडरी कहाँ परिभाषित है? 63 में। पिछली बार एपीओ में 62 आई ही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और साक्ष्य कितने प्रकार के? तो धारा 3 हमारी एविडेंस की बताती है कि 2 प्रकार के, एक ओरल और दूसरा कौन? डॉक्यूमेंट्री। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में आएगा? मौखिक में कि दस्तावेजी में? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब जोड़ा गया एविडेंस में? सन 2000। चलिए आगे, फिर आगे बढ़ा जाए भाई। किडनैपिंग पर फिर बैक हुई है। किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, एक भारत में से व्यपहरण और एक विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। तो भारत में से व्यपहरण के लिए धारा आईपीसी की काम करेगी 360, और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किडनैपिंग के लिए कौन काम करेगी? 361। जहाँ तक भारत में से व्यपहरण की बात है, अगर ये पूछ दे कंपटीशन में कि भारत में से व्यपहरण किसका हो सकता है, तो किसी भी एज के व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन टेक्निकल है। भारत में से व्यपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वो 5 साल का लड़का हो, 25 साल का हो, या 20 मैं बताता हूँ, यानी कि 40 साल का हो उससे मतलब नहीं है, और चाहे बूढ़ा हो। लेकिन जहाँ तक 361 की बात है, विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण, ये सबका नहीं होगा।
यहाँ एज पिछली बार जे का भी क्वेश्चन है, एज पूछा गया है 2018 में। अगर लड़का है तो आपका 16 वर्ष से कम का हो, और लड़की है तो 18 वर्ष से कम की हो। याद रखिए, लड़का है तो कितने से कम, और लड़की है तो 18 से कम। इन्हीं का भी अपहरण हो सकता है 361 में। इसके ऊपर वालों का भी अपहरण नहीं होगा। भले अपहरण हो जाए वो अलग बात है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, केस के माध्यम से आइए, आशय पर हमें दिखना है। ये तो भाई बताया गया आपका किडनैपिंग। आर बनाम प्रिंस का केस याद रखना है। आर बनाम प्रिंस का केस याद रखना है। फिर से एक बार देखें। आर बनाम प्रिंस के बाद में एक आपका 14 साल की लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था। अब अभियुक्त जो प्रिंस था वह लड़की से मिला, लड़की से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है। लड़की ने बताया कि 16 साल से अधिक है, यानी कि इंग्लैंड में, जो भारत में 18 साल से कम है। इंग्लैंड में ये एज लड़कियों के लिए 16 साल से कम है। याद रखिए, भारत में कितना से कम, इंग्लैंड में ये नहीं है। इंग्लैंड में कितना से कम है, 16 साल। तो इंग्लैंड का केस है। फिर आपका ये आया कि आपका अब भाई वो लड़की देखने में भी 16 साल से अधिक लगती थी। प्रिंस जो अभियुक्त था लड़की को अपने साथ ले गया बिना उसके गार्जियन की सहमति से। प्रिंस पर किडनैपिंग का मुकदमा चला। प्रिंस देखिए क्या क्या बचाव ले रहा था। हजूर, हमने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया कि लड़की 16 साल से अधिक है, क्योंकि देखने में भी लग रही थी और इसने बताया भी था। अतः हमारा इरादा किसी 16 साल से कम की लड़की को बिना उसके माता पिता या गार्जियन की अनुमति या सहमति के ले जाना नहीं था। तो न्यायालय ने कहा, यानी कि न्यायालय ने 5 जजों की पीठ बैठी थी। तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने कहा, पूछा गया मुख्य न्यायाधीश भाई ब्लैकबर्न ने कहा, जस्टिस कि तुम अवैध कार्य किए हो, अनैतिक कार्य किए हो, कठोर दायित्व वाला अपराध किए हो, ऐसा अपराध किए हो जिसमें कि सद्भावना दुर्भावना नहीं देखी जाएगी, आशय का कोई मतलब नहीं है, मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति क्या होगा, दंडनीय। यानी कि तुमने गलत कार्य किया, भले तुम्हारा इरादा ये न हो कि तुम किसी 16 साल की लड़की को उसके माता पिता की सहमति के बिना ले जाओ, फिर भी तुम दंड के क्या होगे, भागी। यानी कि एक्टस रिया के आधार पर दंड, मेंस रिया का कोई मतलब नहीं। तो पहला कौन सा आपका केस मिला, आर वर्सेज प्रिंस का, बहुत लीडिंग केस है। भारत की जहां तक बात है, भारत में एक समस्या पूछी जाती है और वह आपका वरदराजन का केस है। याद रखिएगा, जो 361 पर लीडिंग केस है वह वरदराजन का केस है। और उच्चतम न्यायालय की व्याख्या भी याद करनी है। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि केवल यह कहना कि 18 साल से कम की लड़की हैं और किसी अभियुक्त के साथ चली गई हैं, अभियुक्त दोषी नहीं होगा। ये साबित करना ही होगा कि लड़की को घर छोड़ने के लिए अभियुक्त ने कुछ सहयोग किया या ब्रेन वॉश किया। अगर लड़की खुद ही घर छोड़ देती है और लड़के के साथ क्या होती है, चली जाती है, तो लड़का किडनैपिंग के लिए दोषी नहीं होगा। एक समस्या बनाइए, समस्या बनती है, देखिए कैसे। एक लड़की अपने घर से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिलता है। लड़की 18 साल से कम की है। लड़की अपनी व्यथा बताती है
उस व्यक्ति के साथ जाने को रजामंद हो जाती हैं, वह विवाह कर लेती हैं उस व्यक्ति के साथ, तो क्या उस व्यक्ति ने किडनैपिंग का अपराध किया कि नहीं? तो वरदराजन का केस भारत में दिमाग में बैठाए रहेगा। क्या अब आइए, क्या लड़के ने लड़की को अपना घर छोड़ने के लिए सहयोग किया? नहीं, तो किडनैपिंग के लिए दोषी नहीं होगा। याद रखिए, नहीं होगा। हाँ, 18 वर्ष से कम की लड़की से विवाह किया, रिलेशन बनाया, इसके लिए आपका 376 के तहत जरूर दंड का भागी होगा, क्योंकि अपनी ही पत्नी से जो 18 साल से कम है रिलेशन बनाना दुराचार या बलात्संग की श्रेणी में आएगा। वो अलग बात है कि दंड की मात्रा थोड़ा क्या है, कम है, लेकिन 376 में आएगा, इसमें कोई शक नहीं भाई, बलात्संग माना जाएगा। ये आपका किडनैपिंग बताया गया, यानी कि पहला अपराध किडनैपिंग हुआ, जिसमें आपका कह सकते हैं कि आशय की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपका जो हम बता रहे हैं यही ज्यादा पूछा गया है, बहुपत्नीकरण या दुविवाह, या आपका एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, या इंग्लिश विधि में से बाइगेमी कहा जाता है। भारत में बाइगेमी शब्द का यूज नहीं हुआ है, फिर मैं बता दूं, लेकिन इंग्लिश विधि में क्या कहा जाता है? बाइगेमी, और हिंदी में दुविवाह। अब चूंकि नेट से सर्च कर लिया जा रहा है हिंदी अर्थ, तो आपका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, क्या बाइगेमी लिखी गई है कि नहीं, क्योंकि कई लोग आपका केवल नेट से उठाकर और अन्य अन्य शब्द क्या लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, कि हिंदी इंग्लिश से भी कठिन होती जा रही है। जैसे कि संविदा हम पढ़ाते हैं, या आपका, तो संविदा को ठहराव लिखा था, अब संविदा को ठहराव नेट पर सर्च करिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो ठहराव देगा। अरे भाई, ठहराव मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। जैसे रजिस्ट्रे हुआ, तो नेट पर सर्च करिए तो लेन देन मिलेगा। तो हो सकता है अगला रजिस्ट्रे न देकर क्या दे दे, लेन देन का सिद्धांत किस में है? एक ही लेन देन का भाग, तो धारा 6 में। तो ये सब आपको सतर्क रहना है भाई कंपटीशन देते समय। फिर आपका अगला देखिए, बाइगेमी देखा जाए हल्का सा, जहां तक बाइगेमी की बात है, आईपीसी की धारा 494 और 495 में बाइगेमी को दंडनीय बनाया गया है। बाइगेमी में धर्म के अनुसार देखा जाएगा, अगर कोई हिंदू है, पूर्व में वैध रूप से विवाहित है, और दूसरी स्त्री से विवाह करता है, या स्त्री विवाहित होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो बाइगेमी या दुविवाह के लिए दंड की भागी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर लेकिन धर्म के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि आईपीसी में बाइगेमी शब्द का यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। तो हिंदू विधि में अलग नियम चलेगा, मुस्लिम विधि में अलग नियम चलेगा, ये भी याद रखिएगा। दोनों में अलग अलग भारत में नियम है। मुस्लिम विधि में कोई पुरुष 494 या 495 के लिए तभी दंडित होगा जब वह पांचवी स्त्री से विवाह करे और उसकी पहले से 4 विवाहित स्त्रियां मौजूद हो, डाइवोर्स न दिया हो बल्कि क्या हो, मौजूद। हिंदू विधि में ऐसा नियम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका, लेकिन महिलाओं के मामले में मुस्लिम विधि मुस्लिम महिला को ये हक नहीं देती कि वह एक पुरुष से विवाहित होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह करे। अगर महिला करती हैं तो 494 या 495 के तहत वह दंड की भागी होगी,
और पुरुष कब भागी होगा? जब चौथा विवाह करता है, पांचवा। तो भाई बाइगेमी शब्द का यूज नहीं है इसी कारण से कि क्यों धर्म के अनुसार चलता है। अब ये है कि भाई बाइगेमी के मामले में पूर्व पति या पत्नी की सम्मत भी बचाव नहीं देगी। ये स्वतः अपराध है और इसमें इंटेंशन का कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर कोई स्त्री अपने पूर्व पति के जीवन काल में बिना डाइवोर्स किए हुए किसी अन्य पुरुष से मैरिज करती है तो उसके आशय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सेकेंड मैरिज करने के लिए वह दंड की क्या होगी? भागी। मैंने स्त्रियों पर उदाहरण बताया गया। तो यानी कि दुविवाह एक ऐसा अपराध है जिसमें कि एक तस्रिया के आधार पर दंडित किया जाता है। मेंस रिया का कोई मतलब। तो किस अपराध में आशय का आवश्यक तत्व नहीं है, चार देगा और उसी में बाइगेमी या दुविवाह लिखा रहेगा तो क्या मार कराएंगे? और व्यपहरण लिखा रहे तो क्या मार कराएंगे? व्यपहरण। कोई एक तो लिखा रहेगा, पांच में से पांचों तो दिया नहीं जाएगा। या पांचों का मॉडल बनाना हो तो तीन दिया जाएगा और उपयुक्त क्या दे दिया जाएगा? सभी। लेकिन चार पांच में से एक रहेगा। बाइगेमी ज्यादा 99% चांस रहता है कि बाइगेमी ही पूछा जाए, मैं बता दूं। अगला आइए आपका, ये बाइगेमी के बाद अगला देखा जाए आपका न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब जब भी न्यायालय की अवमानना पढ़िए तो कहाँ कहाँ से आपको उठाना है, इसकी एरिया थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए आपका मैं कवर करा रहा हूँ, नोट्स में आपका हेडिंग है, लेकिन लेक्चर में भाई ज़्यादा पढ़ा जाता है। एक क्वेश्चन आप इस पर भी पढ़ेंगे। न्यायालय की अवमानना के लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, वो पहले पढ़ना है। जो प्रोफेशनल इथिक्स आप लोग एलएलबी में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। इनरी विनय चंद का मामला, तो ये मामला खूब आप लोग पढ़ते हैं तो हल्का सा बताया जाएगा। न्यायालय की अवमानना के लिए जो अनुच्छेद पढ़ना है, अब उन अनुच्छेदों पर आइए। अनुच्छेद आपका 129 पहले पढ़ना है। देखिए पहले के एरिया 129 पढ़ना है, फिर आपका 142 पढ़ना है, फिर आपका अनुच्छेद 215 पढ़ना है। यानी कि संविधान के कम से कम 3 अनुच्छेद और पढ़ने हैं। कौन कौन आपका? एक 129, दूसरा कौन सा 142, तीसरा कौन सा 215। अवमानना की कार्यवाही में आपका एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि ये अर्ध न्यायिक कार्यवाही होती है, क्वासी जुडिशियल होती है। एक कम से कम केस याद रखिएगा, उस वह केस है दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य। कम से कम एक केस हम पढ़ाएंगे, कौन सा? दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य। एकदम शुरुआती दौर से देखे भाई, अवमान या कंटेम्प्ट किसे कहा जाता है? ये स्पष्ट रूप से न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में परिभाषित नहीं है, बल्कि न्यायालय की अवमानना को दो क्लाज में बांट दिया गया है। तो न्यायालय की अवमानना कितने प्रकार की होती है? फिर प्रकार बना लीजिए, कितना? दो। एक आपका सिविल अवमानना और दूसरा क्रिमिनल। रटते रहिए, एक सिविल और दूसरा क्या? क्रिमिनल। तो जब कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, डिक्री का पालन नहीं करता तो ये सिविल अवमानना होगी आपका। और जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसे न्यायालय न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो,
आपका न्यायालय का प्राधिकार कम हो या न्यायालय की बेइज्जती हो, निर्णय डिक्री नहीं, ऐसा बोला या ऐसा कार्य किया। जैसे कि एक व्यक्ति कहा कि हाई कोर्ट के जज भ्रष्ट हो गए हैं, आपका घूस लेकर क्या देते हैं निर्णय, तो ये आपका सिविल अवमानना हुई कि क्रिमिनल। क्रिमिनल हाई कोर्ट के चेंबर में खड़े होकर जज साहब को उल्टा सीधा बोलिए तो ये कौन सी अवमानना होगी, क्रिमिनल की सिविल, क्रिमिनल। और इनरी विनय चंद मिश्रा का केस देखना है, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे, हाई कोर्ट इलाहाबाद के भी कई बार अध्यक्ष रहे, लास्ट तक लड़ते रहे बेचारे, हार नहीं माने, मरते दम तक लड़ते रहे। और यही हाई कोर्ट है जहाँ की जज को खूब गाली उड़ी दिए थे और प्लीडिंग में भी उल्टा सीधा लिखे थे। इनको दंडित किया गया था और 6 माह तक के लिए इनका लाइसेंस निलंबित किया गया था और अवमानना में क्या किया गया, दंडित। तो ये क्रिमिनल अवमानना। तो चाहे सिविल अवमानना कोई व्यक्ति किया हो, क्रिमिनल किया हो, न्यायालय अवमान अधिनियम में दंड पूछा जाता है तो 6 माह का कारावास या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों। याद रखे कितना, 6 माह का कारावास या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंड दे सकता है अनुच्छेद 129 में। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं की अवमानना और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना दोनों के लिए दंड दे सकता है। और ये आपका केस आया आपका दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य। इस केस पर आपका एक अलग से मेंस में क्वेश्चन बना है कि न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तारी से क्या क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है, सुसंगत वादों का हवाला देते हुए लिखिए। तो दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के वाद में ही न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण दिया गया, गिरफ्तार करने से पहले आप क्या क्या तामझाम करेंगे, यानी कि आपका, जैसे कि बुलडोजर बाबा को देखिए, एक एडीजे साहब थे और रात भर बुलडोजर के सामने खेत बचाने के लिए क्या किए, डटे रह गए। तो आपका पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, क्यों? क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को गिरफ्तारी से कुछ क्या है, संरक्षण। सूचना दीजिए उनको, सूचना दीजिए। मान मनौल में लगे थे लेकिन अधिकारी नाराज थे, राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजे कि इस एडीजे ने ये कारनामा किया है। फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि आपका आचरण ये अनैतिक है, नैतिक नहीं है। न्यायिक अधिकारी का जो कंडक्ट होना चाहिए उसके आपने क्या कंडक्ट किया है विपरीत, तो जाइए हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड। तो निलंबित कर दिया हाई कोर्ट ने। न्यायिक अधिकारी का ये थोड़ा आचरण है कि जाकर बुलडोजर के आगे क्या करिए। भाई आम व्यक्ति लेट जाए वो अलग बात है, लेकिन आप न्यायिक अधिकारी हैं और आप ही जाकर लेट गए, तो फिर एक बार देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किस अनुच्छेद के तहत दंडित करता है, 129 इनहेरेंट पावर के तहत भी सुप्रीम कोर्ट दंडित करता है। अंतर्निहित शक्ति के तहत किस अनुच्छेद में, 142 हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अवमानना में दंडित करता है, 215। और अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना किया है तो इरादे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वह अवमानना किया है तो दंड का क्या होगा, भागी। बस एक लाइन, मैंने आशय की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए भाई, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, पब्लिक न्यूसेंस एवं आपका लोकक्षेम पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो आइए अब आईपीसी में देखिए, पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप और लोक के क्षेम पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो बताइए आपका
लोक न्यूसेंस और लोक के क्षेम पर, कुशलता पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख आईपीसी में 268 से लेकर 294 ए तक दिया गया। पूरा जो चैप्टर है कहाँ से कहाँ तक है, तो 268 से लेकर 294 ए आईपीसी में कहाँ से कहाँ तक। अब आइए, जो ये पब्लिक न्यूसेंस, एक लाइन नए लोग समझे, उतना भाई बताना संभव नहीं है, आपका डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, दो दो लाइन केवल जानना है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि आम जनता के या पब्लिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े, क्षेम पर पड़े, सुविधा पर पड़े, संपत्ति पर पड़े, कुशलता पर पड़े, शरीर पर पड़े, तो ऐसे कार्य को हम पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप, लोक अपदूषण, जो नेट में आया था लोक अपकंटक देखिए आपका शब्द लोक अपकंटक आया था, कि कहाँ परिभाषित है आईपीसी में, तो 268। तो लोक अपकंटक, लेकिन इंग्लिश वर्जन याद रखिए, इंग्लिश में देगा पब्लिक न्यूसेंस। लोक उपताप आए, तो लोक उपताप एक ऐसा अपराध है जहाँ की भले व्यक्ति का इरादा उपताप करने का न हो, अगर उपताप वह किया है, प्रदूषण फैलाया है, तो दंड का क्या होगा, भागी। जैसे कि खूब धुआं कर दीजिए, कि लोग आपका कह सकते हैं कि मैंने धुआं लेते लेते उनकी तबीयत खराब हो जाए तमाम लोगों का, तो ये पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। पानी में मिला दीजिए कि 50 लोग बीमार हो जाए हवा में मिला दीजिए, प्रदूषित कर दिए कि हवा सांस लेने में क्या हो, दिक्कत हो। खूब आवाज करिए डीजे से, तो वो भी आपका लोक न्यूसेंस हो गया, इत्यादि इत्यादि। मतलब और भी है, उतना नहीं जानना है। कोरोना हुआ है और आपका करंटीन के नियम क्या क्या करिए, वायलेशन, खूब घूमिए समाज में कि दूसरे को क्या फैला दिया जाए कोरोना। एफआईआर, जैसे कि आपका उद्धव ठाकरे जी हैं, अब तो भाई आपका देख ही रहे हैं, यही होता है पुत्र मोह और आपका पार्टी। जब देखे विधायक की हमारी पूछ नहीं, तो विधायकों ने क्या किया, 2/3 विधायकों ने विद्रोह, 2/3 से अधिक विधायक हैं और जाकर बैठ गए भाजपा शासित राज्य गुवाहाटी में। वहाँ कहाँ बॉम्बे की पुलिस जाएगी, अगर बॉम्बे में रहते तो सबको लठिया देती पुलिस बॉम्बे की। लेकिन अब बाहर जाना थोड़ा क्या है, मुश्किल, तो अलग बात है। लेकिन बताने का मतलब ये आया कि इनको कोरोना हुआ था, तो ये घूम घूम कर लोगों से क्या करने लगे, मिलने लगे। तो ये भी तो कोरोना के नियम का क्या किए, उल्लंघन। तो भाजपा वालों ने एप्लीकेशन दे दिया है कि उद्धव के खिलाफ карантин के नियम के उल्लंघन का क्या किया जाए, मुकदमा। तो भाई ये भी सही है कि आपको कोरोना हुए तो ऑनलाइन पढ़िए, कि क्लास में आकर पढ़ेंगे तो भाई ऑनलाइन नहीं, फेसबुक के माध्यम से भी क्लास चलता है। तो यहाँ तो भाई ऑनलाइन पढ़िए, कोरोना हुआ है तो क्लास में ना आइए, फिर आप लोगों को सतर्क किया जाता है। और ज़्यादा सेंसिटिव हो, यानी कि ज़्यादा भाई नाजुकता हो, जैसे कि कई लोग भाई एसी में भी रहते हैं और कई लोग आपका गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो जो लोग एसी वाले हैं उनको सलाह दी जाती है कि भाई भले 2-4 दिन आइए क्लास में, आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लीजिए, थोड़ा मौसम सही हो तब आइए। क्योंकि भाई आपका कई बार कई लोगों को चक्कर भी आ जाता है। कल भी एक घटना हो गई थी, काफ़ी मैंने क्लास नहीं चल पाया। तो भाई जो अगर सेंस जो ज़्यादा नाजुक हो, भाई 2-4 दिन उनको क्या होना चाहिए, घर पर पढ़ ले, अच्छी बात है भाई, कोई इसमें बुराई नहीं है। और बर्दाश्त कर सकते हैं गर्मी, तो आकर बर्दाश्त करिए और क्या करिए पढ़िए। देखिए आपका आगे बताया जाए, लोक उपताप में जो हमें पढ़ना है, इसमें भी इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि लोक उपताप और लोक स्वास्थ्य इत्यादि के विरुद्ध अपराध कहाँ से कहाँ तक है, 268 से कहाँ तक, 294 ए। तो हमें एक धारा हमें पकड़ना है, 292।
जो अश्लीलता, एक दो लोग पूछ भी रहे थे, आज बता दिया जाए भाई। उस समय जब शाम का आईपीसी चल रही थी, ये सही बात है कि लाख आदमी प्रयास करता है, दो चार क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। फिर भी जैसे ही याद आता है मैं कोरिलेट करके बताता हूँ। अश्लीलता एक ऐसा अपराध है जहाँ की आशय की आवश्यकता नहीं है। मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति दंड का क्या होगा भागी, क्योंकि ये जो अपराध हैं 268 से लेकर 294 के बीच में है। तो अश्लीलता पर 3 केस रट्टा मार कर जाइएगा और लगातार पूछा जाता है। अश्लीलता को सर्वप्रथम अपराध किस केस में घोषित किया गया? अगर ये पूछे तो कर्ल का केस मारना है। आर वर्सेज कर्ल। फिर एक बार हम बता रहे हैं, अश्लीलता को सर्वप्रथम किस केस में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस केस में अपराध घोषित किया गया? तो आर वर्सेज कर्ल मारिएगा, कर्ल। दूसरा, अश्लीलता को सर्वप्रथम किस केस में परिभाषित किया गया? तो हिकलिन का वाद। कौन सा वाद है? हिकलिन। भाई हिकलिन का वाद अभी उत्तराखंड में इसके पहले वाले जे में पूछा गया था, किस धारा से संबंधित है, पूछ लिया। तो आईपीसी के किस सेक्शन को हम बता रहे हैं? 292। भाई याद रखिए कौन सा सेक्शन चल रहा है। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने हिकलिन में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को स्वीकार कर लिया। तो रणजीत डी उड़ेसी बना महाराष्ट्र राज्य। रणजीत डी उड़ेसी, रणजीत डी उड़ेसी का केस है। ये तो आगे बताया जाएगा भाई। फिर एक बार बैक हो एक लाइन। अश्लीलता एक ऐसा अपराध है जहाँ की व्यक्ति आशय के बिना भी दंड का भागी होगा। देखिए एक लाइन उदाहरण ये बताया जाए। एक किताब लिखी गई थी, लेडी चटर्लीज लवर बुक। इस केस में जो भारत का है, रणजीत उड़ेसी। ऐसे ही पढ़िए, वो लिखना नहीं है, आगे लिखा जाएगा। लेडीज चटर्लीज लवर बुक, उसमें अश्लील बातें लिखी गई थी। एक किताब एक दुकानदार वह किताब बेचने के लिए मंगाया। अब बताइए क्या दुकानदारों के लिए संभव है कि किताब में जितनी बातें लिखी गई हैं अश्लील हैं कि अश्लील नहीं वो पढ़ सके? क्या किताब नहीं संभव है? वो किताबें कहाँ पढ़ते हैं भाई, पूरी किताब आपको पढ़ना है। फिर भी अगर अश्लील किताब किसी दुकानदार के पास मिल गई तो भले उसका इरादा न हो अश्लील किताब रखने का, फिर भी वह दंड का क्या होगा? भागी, क्योंकि एक ऐसे अपराध हैं कठोर दायित्व के। लास्ट देखिए, लास्ट आपका व्यक्तिगत अपलेख या प्राइवेट लाइबिल कहा जाता है। अंतिम जो पांचवा अपराध है, व्यक्तिगत अपलेख या प्राइवेट लाइबिल को एक लाइन समझिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ लिखता है और मानहानिकारक कथन लिखता है, अपमानजनक बातें लिखता है, तो इसे प्राइवेट लाइबिल कहते हैं। मुख से नहीं बोला है, क्या किया है? लिखा है। समाचार पत्र में लिख दिया, लेटर बाजी कर दिया, लेटर में लिख दिया, पत्रों में लिख दिया, सोशल मीडिया पर लिख दिया, फेसबुक पर उल्टा सीधा लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइवेट लाइबिल या व्यक्तिगत अपलेख। इसमें भी आशय पर ध्यान नहीं दिया जाता और व्यक्ति मात्र कार्य के लिए क्या होगा? दंड। अब अगला चलिए भाई, आपका अगला सिद्धांत आइए, लास्ट जो सिद्धांत है आईपीसी का, वैधानिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी से भी आपका एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि वैधानिकता
वैधानिकता के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? अर्थात वैधानिकता का सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? तो वैधानिकता का सिद्धांत क्या कहता है? वैधानिकता का सिद्धांत आपका ये बताता है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसको कल और आईपीसी बताएंगे भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट भी आज एक चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि मौसम भी भाई आपका खराब है। तो अभी संविदा चलेगा आपका 10 मिनट बाद भाई, थोड़ा पहले ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि भाई मौसम देखते हुए सतर्कता भी बढ़ती जाए। तो कल हम वैधानिकता का सिद्धांत बताएंगे। अब कल ही लिखवा जाएगा, आज बृहस्पतिवार है ना, शुक्रवार शनि, हाँ कल समाप्त हो जाएगा। एक सिद्धांत केवल बचा है, एक सिद्धांत केवल आईपीसी में बस बचा है, 15-20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो अभी आपका 10-12-15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, उसके बाद आप